Hi everyone, so today we are going to study peptic ulcer drugs. जीआईटी का हमारा पोर्शन जो है वो स्टार्ट था, उसमें पेप्टिक अल्सर हम आज पढ़ेंगे। और पेप्टिक अल्सर में क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन। पेप्टिक अल्सर आपकी जो जीआईटी में जो म्यूकोज़ा होती है, जो स्टमक की है, या जो पेप्टिक अल्सर होता है वो होता है स्टमक के हवाले से। तो जो स्टमक में आपकी जो म्यूकोज़ा है, म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन है, वो डैमेज हो जाती है बाय द HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन और HCl से। कि जो आपकी म्यूकोज़ा है वो डैमेज होती है पेप्सिन से, और जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है अंडरलाइन एंड सराउंडिंग टिश्यूज़ की। और इसमें क्या होता है, इरोजन होती है लैमिना प्रोप्रिया की और सब म्यूकोज़ा की। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, उसकी जो लेयर्स होती हैं उस मेम्ब्रेन में, जो उसकी नीचे एपिथेलियम से नीचे वाली जो लेयर है, ये आपकी अगर एपिथेलियम है तो ये जो लेयर है इसको कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया। और ये अगर इसकी 4 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं म्यूकोज़ा की, तो इससे जो नीचे वाला रीजन होता है उसको हम कहते हैं सब म्यूकोज़ा। तो पेप्टिक अल्सर में लैमिना प्रोप्रिया और सब म्यूकोज़ा भी इन्वॉल्व हो जाता है, इरोजन हो जाती है वहाँ पे। मतलब कि जो आपकी मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और ब्लीडिंग उससे कॉज होती है। और जो पेप्टिक अल्सर होते हैं ना, ये ड्यूडिनम में भी हो सकते हैं, स्टमक में भी हो सकते हैं। मींस के ड्यूडिनम में हम जब होता है तो उसको हम कहते हैं ड्यूडिनल अल्सर, और जो स्टमक में होता है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है। और जो पीएच होती है, आपको पता है कि लो होती है, जिसकी वजह से जो HCl की सिक्रीशन की वजह से पीएच लो होती है, तो वहाँ पे ड्यूडिनम में और जो स्टमक है उसमें अल्सर का होने का चांस ज़्यादा होता है। अल्सर इन स्टमक गैस्ट्रिक अल्सर, और ड्यूडिनम के अंदर ड्यूडिनल अल्सर। अब इसके कॉजेज़ हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। इसकी जो इटियोलॉजी होती है, तो सबसे कॉमन कॉज क्या होता है कि H. पायलोरी की इन्फेक्शन। एक बैक्टीरिया है H. पायलोरी, उसकी अगर इन्फेक्शन हो जाए उससे भी पेप्टिक अल्सर होता है। अगर आप एनसेड्स ले रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, एनसेड्स में एस्पिरिन आती है, आइबुप्रोफेन आती है, तो अगर आप वो ले रहे हो, एनसेड ले रहे हो, तो उसमें भी आपका जो पेप्टिक अल्सर का जो कॉज है वो ये दोनों चीज़ें हैं, H. पायलोरी इन्फेक्शन और एनसेड्स। अब जो H. पायलोरी बैक्टीरिया होता है ना, उसमें फ्लैजलाज होती हैं जो उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं, उसकी मूवमेंट के लिए फ्लैजला ज़रूरी होती हैं उस बैक्टीरिया की। और उस बैक्टीरिया के पास क्या होता है, यूरिएज एंजाइम होता है जो अमोनिया जनरेट करता है एंडोजिनस यूरिया से। जो बॉडी में यूरिया है, यूरिएज एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करके अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। अमोनिया जो है वो आपकी गैस्ट्रिक पीएच को ज़्यादा करते हैं, बेसिक की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। अमोनिया जो होता है वो बेसिक होता है, तो जो आपका स्टमक में जो पीएच है वो बेसिक की तरफ चले जाएगी, एलिवेट कर जाएगी, जिससे बैक्टीरिया को नुकसान नहीं होगा। बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करता है उस एसिडिक इन्वायरमेंट से, अमोनिया को जनरेट करके बाय द एंजाइम यूरिएज। और इसमें एडहेसिन्स होते हैं जो बैक्टीरियल एडहेरेंस को, जो सेल्स के साथ बैक्टीरिया ने जाके अटैच होना है, वो एडहेसिन्स उसको हेल्प करते हैं उन सेल्स के साथ एडहेर होने में। और फिर ये जो बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है जो कि इन्वॉल्व होते हैं अल्सर के अंदर या कैंसर डेवलपमेंट के अंदर। और कुछ अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल कॉजेज़ कौन से हो सकते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, मींस के जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिक्रीज गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो एंड म्यूकोजल हीलिंग। तो उससे भी आपका जो गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, और म्यूकोजल जो आपकी हीलिंग होती है वो भी डिक्रीज़ होती है। जब आपका HCl या पेप्सिन वहाँ पे आता है और आपकी जो म्यूकोजल सरफेस है उसको इरोड करता है या डिस्ट्रॉय करता है, तो उसमें जो हीलिंग है वो भी प्रोसेस स्लो हो जाता है अगर आप स्मोकिंग करते हो। देन स्ट्रेस अल्सर्स होते हैं कि अगर आप इल पेशेंट्स हो और स्ट्रेस काफ़ी आप लेते हो, डिप्रेशन में हो, तो उनमें भी जो अल्सर है वो होने का चांस होता है।
तो ये कॉजेज़ हैं अल्सर के, पेप्टिक अल्सर के, जो इसकी टियोलॉजी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपने मेन याद रखनी हैं, एक एच पाइलोरी इन्फेक्शन और दूसरा आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनको हम ट्रीटमेंट करके तो हम अल्सर को क्योर कर सकते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी के फिजियोलॉजिकल अल्टरेशंस क्या आ रही हैं इस डिज़ीज़, जब पेप्टिक अल्सर होता है तो फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस आ रही हैं। तो सबसे पहले ये क्या होता है, मेनली कि इम्बैलेंस होता है आपका, जो प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं और इरोसिव फैक्टर्स होते हैं। मींस के गुड फैक्टर्स जो होते हैं और जो बैड फैक्टर्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस होता है, बैड वाले ज़्यादा हो जाते हैं, गुड फैक्टर्स आपके कम हो जाते हैं। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन से हैं कि जो आपका बायकार्बोनेट है, वहाँ पे सिक्रीशन ऑफ बायकार्बोनेट। तो अगर बायकार्बोनेट म्यूकस में ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन्स कि म्यूकस बेसिक की तरफ जा रही है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। एसिडिक इन्वायरमेंट में अल्सर का चांस जो है वो कम होता है, तो ये प्रोटेक्टर है बायकार्बोनेट आयंस। दूसरा फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं कि एडिक्वेट ब्लड सप्लाई आपकी हो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स म्यूकस के अंदर हों जो म्यूकस सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि म्यूकस जब ज़्यादा बनता है तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है आपकी एपिथेलियम को, आपकी स्टमक की वॉल को, कि अल्सर वहाँ पे क्रिएट ना हो। म्यूकस की सिक्रीशन लाजमी होती है। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे तो वो म्यूकस की सिक्रीशन को एनहांस करते हैं और एसिड की सिक्रीशन को डिक्रीज़ करते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो। लेकिन जब हम एनसेड्स लेते हैं, मींस के हम एस्पिरिन लेते हैं, आइबुप्रोफेन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता तो म्यूकस की सिक्रीशन कम होती है, एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, तो आपका जो अल्सर है वो चांस उसका बढ़ जाता है। तो ये आपके कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, बाइकार्बोनेट आयंस, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब जो इरोसिव फैक्टर है वो कौन सा है कि पेप्सिन जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं, HCl आपका क्रोसिव फैक्टर है, गैस्ट्रिन है कि जो गैस्ट्रिन होता है वो हार्मोन है जो HCl की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है। तो ये भी एक इरोसिव फैक्टर है, बैड फैक्टर है। और इसमें जो अगर आपको गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है कि जहाँ से गैस्ट्रिन ने निकलना है, उन सेल्स का ट्यूमर है, तो गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा निकलेगा, HCl की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होगी, अल्सर आपका जो चांस अल्सर का बढ़ जाएगा। तो जो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है उसमें भी क्या होता है, गैस्ट्रिन की सिक्रेटिंग जो ट्यूमर होता है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से HCl की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। और हाइपर एसिडिटी हो सकती है कि जो पैरेटल सेल्स हैं, पैरेटल सेल से आपका HCl निकलना होता है, तो हाइपर एसिडिटी कहते हैं। मींस कि अगर आपका जो पैरेटल सेल है वो हाइपर एसिडिटी किस तरह होगी कि जो पैरेटल सेल्स हैं उनमें आपका हाइपरप्लेजिया, मींस कि उनके सेल्स का नंबर बढ़ जाए या उनके सेल्स का साइज़ बढ़ जाए और उससे HCl की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, तो ये भी एक इरोसिव फैक्टर्स हैं। और पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है कि इन फैक्टर्स में इम्बैलेंस हो जाता है, जो आपके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं और जो इरोसिव फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। देन सिम्टम्स क्या आती हैं, पेप्टिक अल्सर की सिम्टम्स। इंट्रोडक्शन को पढ़ के हमें ये जो है वो आइडिया होता है कि हम किन ड्रग्स के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है कि HCl का जो रोल है वो बहुत है, H पाइलोरी का रोल बहुत है, तो हम इनको कुछ ट्रीटमेंट करके तो हम पेप्टिक अल्सर को क्योर कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या आएंगे कि बर्निंग पेन है, अगर आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है तो उसमें क्या कौन सी चीज़ें दे सकते हैं, तो हमें सिम्टम्स का पता होना चाहिए। सिम्टम्स में बर्निंग पेन होती है, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर स्टमक से थोड़ा सा ऊपर का जो रीजन होता है उसमें आपको बर्निंग पेन होती है, और ये जो है वो 1 से 3 घंटे तक चलती है आफ्टर मील्स दिन के अंदर। और नाइट पे वो बहुत ज़्यादा कंडीशन आपकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि एम्प्टी स्टमक होता है 2 बजे तक, 2 बजे के बाद तक या उसके दरमियान तक, तो आपकी जो नाइट में कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। और आपको बेसिक फूड या अल्कली मींस के बेसिक की तरफ पीएच को लेके जाना होता है। और इसमें नोज़िया वॉमिटिंग होता है, हार्ट बर्न होता है, डिस्पेप्सिया होता है, ब्लोटिंग होती है कि आपकी जो बेली है, थोड़ा सा आप खाते हो आपको लगता है कि बेली फुल हो गई है, बेली जो आपकी स्वेल कर जाती है उसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग होती है, डिस्फेजिया, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होती है, और गैस्ट्रिक परफोरेशंस कि अगर आपकी जो सब म्यूकोजा है, लैमिना प्रोप्रिया है, वहाँ तक परफोरेट मतलब सुराख हो जाना और ब्लीडिंग हो जाना। तो एपिगैस्ट्रिक जो
पेन है वो भी इसमें सिम्टम्स इसके आते हैं। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि अल्सर हो गया उसके बाद आगे क्या हो सकता है, मींस के परफोरेशंस हो सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। तो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशंस हो सकती हैं, और जो स्टमक का है वो कैंसर हो सकता है, स्टमक कार्सिनोमा मीन्स के स्टमक का जो कैंसर है वो हो सकता है। अब इसको हम डायग्नोस किस तरह करेंगे पेप्टिक अल्सर को, कि पेशेंट हिस्ट्री लेंगे, हम उसकी देखेंगे कि उसको जो पेन है वो कहाँ किस रीजन में हो रही है, स्मोकिंग तो नहीं करता, और इसमें हम एक्स रेडियोग्राफ कर सकते हैं, स्टमक की बायोप्सी कर सकते हैं, स्टमक में जो एंडोस्कोपी कर सकते हैं कि हम कैमरा के थ्रू देख लें कि स्टमक की जो वॉल है उसकी क्या कंडीशन है। तो डिफरेंट जो है वो डायग्नोसिस केस के हैं। और यूरिया ब्रेथ टेस्ट हम क्यों करते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन के अंदर, क्योंकि एच पाइलोरी ने जो यूरिएज एंजाइम है वो स्क्रीट आउट करना होता है, उसने यूरिया से अमोनिया को कन्वर्ट करना होता है, अमोनिया के अंदर यूरिया को। तो हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ एच पाइलोरी कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये इसकी कुछ डायग्नोसिस हैं। देन हम अब देख लेते हैं कि हम इसकी जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह करेंगे। ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट ऑफ अल्सर के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें हम जो कॉजेज़ होते हैं एच पाइलोरी है तो उसको इरेडिकेट करेंगे, एच पाइलोरी को ख़त्म करेंगे, या सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन, HCl की सिक्रीशन को कम करेंगे, और वो एजेंट्स देंगे जो प्रोटेक्ट करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, गैस्ट्रिक वॉल को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो वाले एजेंट्स हम देंगे। एच पाइलोरी के लिए ट्रिपल थेरापी चलती है और क्वाड्रपल थेरापी होती है। ट्रिपल थेरापी में क्या है कि PPI, वो हम आगे पढ़ते हैं कि PPI क्या होते हैं, प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं इन्हें। तो PPI देते हैं एक कंबाइंड विद अमोक्सिसिलिन जो आपकी एंटीबायोटिक है, और मेट्रोनिडाजोल जो है वो भी यूज़ की जा सकती है अगर किसी बंदे को पेनिसिलिन से एलर्जी है, मींस का अमोक्सिसिलिन जो है वो एक पेनिसिलिन है, तो अगर इससे एलर्जी है तो हम उसको मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं। और जो ट्रिपल थेरापी है मींस के 3 ड्रग्स होंगी, तो एक PPI है, एक अमोक्सिसिलिन है, और एक क्लैरिथ्रोमाइसिन जो आपकी एक और जो एंटीबायोटिक है, ठीक है। देन क्वाड्रपल थेरापी मींस के 4 चीज़ें इसमें आएंगी। इसमें एक प्रोटेक्टिव एजेंट होता है जिसमें हम बिस्मुथ सबसैलिसाइलेट, ये एक प्रोटेक्टिव एजेंट है। देन मेट्रोनिडाजोल जो एक आपकी एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, और हम PPI साथ देते हैं। तो ये इसकी थेरापी है एच पाइलोरी की। अब क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर ड्रग्स। तो पेप्टिक अल्सर ड्रग्स जो होते हैं उनमें जो पहली क्लास आती है, जो मेन क्लास है वो है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करने वाली ड्रग्स, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। इसके अंदर जो आपका रिसेप्टर्स होते हैं स्टमक के अंदर, जो आपकी वॉल है उसमें जो रिसेप्टर्स हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामीन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, गैस्ट्रिन है। तो इन रिसेप्टर्स के बेस पे हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हिस्टामीन होती है उसका रिसेप्टर होता है H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर का काम होता है कि आपकी जो सिक्रीशन है HCl की वो बढ़ाए, लेकिन हमने HCl की सिक्रीशन को कम करना है, तो हम हिस्टामीन के रिसेप्टर का एंटेगोनिस्ट देंगे। इसमें स्मेटिडीन आ जाता है, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन और ऑक्साटिडीन। और इसमें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। प्रोटॉन पंप का काम क्या होता है, HCl मतलब कि जो आपका प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव उसको पंप करना, जो क्लोराइड के साथ मिलकर फिर HCl बनाता है। तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं PPI, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये उस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती हैं जिसकी वजह से आपकी जो HCl की सिक्रीशन है वो कम हो जाती है। इसमें आपने नाम सुना होगा जो ओमेप्राजोल है, एसओमेप्राजोल है, राइजक कैप्सूल के अंदर जो है वो ओमेप्राजोल भी आती है। तो ये PPIs हैं। लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, जितने भी अजोल और ये जो प्राजोल वाले हैं वो आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आ सकते हैं। तो ये उसके बाद जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं, एसिटाइलकोलिन भी वहाँ पे एक्शन करके HCl की सिक्रीशन को ज़्यादा करती है, तो हम वहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे जो एसिटाइलकोलिन को के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे। तो उसमें भी डाइसाइक्लोमीन और प्रोपेंथलीन ये आ जाती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स,
प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा एक म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है तो म्यूकस स्क्रीट ज़्यादा होता है, एचसीएल की सिक्रीशन कम होती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को हम एनालॉग देंगे, मींस के प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह का एजेंट देंगे। एनालॉग होता है उस सिमिलर, तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिमिलर हम एक एजेंट देंगे जिसको हम नाम है मिज़ोप्रोस्टोल। ये वही काम करेगा जो प्रोस्टाग्लैंडिन काम करता था। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो एसिड सिक्रीट हो गया हुआ है, HCl जो सिक्रीट हो गया हुआ है, उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें। जो एसिड आपका सिक्रीट आउट हो चुका है उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें। तो इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं जो सिस्टेमिक में जाती हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती हैं और आपकी जो एसिडिटी है उसको कम करते हैं, मींस के सोडियम बाइकार्बोनेट्स या सोडियम सिट्रेट। और जो नॉन सिस्टमेटिक होती हैं, मींस के जो आपका स्टमक के अंदर या गैस्ट्रिक रीजन के अंदर जो एसिड रिलीज़ हुआ होता है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाए बगैर, उसको हम कहते हैं। उन ड्रग्स जो है ना, उसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और CaCO3 और मेगल्ड्रेट, ये आती हैं। तो ये हम नॉन सिस्टेमिकली देते हैं। और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके pH को लॉक करती हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट हैं। नेक्स्ट क्लास आती है अल्सर म्यूकोजल प्रोटेक्टर्स, जो म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करते हैं। स्क्रॉलफेट है, कोलाइडल बिस्मुथ सबसिट्रेट और बिस्मुथ सबसैलिसाइलेट, ये प्रोटेक्टर्स हैं। एच पाइलोरी के लिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो देते हैं, उसमें अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और बिस्मुथ कंपाउंड, ये चीज़ें आती हैं। अब हम ये जो मैकेनिज़्म है इसका, इसमें अगर आप देखें कि ये प्रोटॉन पंप है, H पॉजिटिव को ये पंप करता है जो Cl के साथ मिलके गैस्ट्रिक एसिड बनाता है। और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है, हिस्टामीन का रिसेप्टर है, इनको हमने ब्लॉक करना है। गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को ब्लॉक करना है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो E2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हमने स्टिमुलेटर देना है या प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग देना है जिसको हम कहते हैं मिज़ोप्रोस्टोल। तो ये इनके कुछ मैकेनिज़म्स के बेस पे जो हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ी है, ये उसी को आगे बताया हुआ कि वो कि कौन कौन से मैकेनिज़म्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम जो ड्रग्स हैं उनकी जो फार्माकोलॉजी है अभी डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपके हिस्टामीन के रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसमें अगर हम सिमेटिडीन की एग्जांपल लें, जो एक ड्रग है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वो क्या करती है कि H2 ब्लॉकर है ये। और जो फेमोटिडीन है वो कम्पिटिटिव भी है और नॉन कम्पिटिटिव भी है, मींस कि अगर उसकी जो ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है तो वो नॉन कम्पिटिटिव एक्शन अपना शो करेगी, और अगर उसकी जो ड्रग की कंसंट्रेशन कम है तो वो कंपटीशन के अंदर अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। अब मैकेनिज़्म क्या है इनका, इन ड्रग्स का, कि ये ब्लॉक करते हैं H2 रिसेप्टर को, हिस्टामीन रिसेप्टर को, और रिड्यूस करते हैं सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड फ्रॉम पैरेटल सेल्स। सिंपल मैकेनिज़्म है। देन इनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या आएंगे कि ये हाईली सिलेक्टिव होते हैं, सिर्फ H2 पर एक्शन अपना परफॉर्म करते हैं, H1 पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। हिस्टामीन के जो रिसेप्टर्स हैं उसमें जो H2 है उनको सिर्फ एक्शन अपना परफॉर्म करते हैं, और H2 ही गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। और क्या एक्शंस आएंगे कि रिड्यूस होगी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, पेप्सिन कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस के अंदर। और क्या होगा कि जो आपकी जो हिस्टामीन है वो H2 रिसेप्टर को तो ब्लॉक कर दिया ड्रग्स ने, तो मोर हिस्टामीन अवेलेबल होगी H1 पे एक्शन करने के लिए। तो H1 का जो एक्शन है लंग्स के ऊपर अगर हिस्टामीन करती है तो उससे वहाँ पे वो ब्रोंकोस्पाज्म करेंगे। तो ये भी एक इफेक्ट है, लेकिन ये हिस्टामीन की वजह से है, क्योंकि हिस्टामीन का जो H2 रिसेप्टर है वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो जो H1 के ऊपर जो हिस्टामीन का एक्शन है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि हिस्टामीन ज़्यादा अवेलेबल होगी H1 के लिए। देन इसके यूजेस हैं, अल्सर में इसको हम यूज़ करते हैं। उसमें ड्यूडिनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, स्ट्रेस अल्सर, जितने भी आपने अल्सर्स की टाइप्स पढ़ी हैं, और ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, और जर्ड के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं देन इसके, और ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, काइनेटिक्स हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस में क्या है कि सिमेटिडीन जो है वो इनहिबिट करती है CYP450 एंजाइम्स को।
तो ये एंजाइम्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म करते हैं काफ़ी ड्रग्स की, जो बाकी ड्रग्स होती हैं। तो अगर सिमेटिडीन को इन कम्बिनेशन विद एनी अदर ड्रग देंगे जिसका जो मेटाबॉलिज्म है वो CYP450 एंजाइम से होता है, तो जब सिमेटिडीन इनहिबिट करेगी उन एंजाइम्स को, तो उन ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होगा। फॉर एग्जांपल किन ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन में नहीं देना चाहिए, या अगर दें तो डोज एडजस्टमेंट करनी चाहिए, जिस तरह फेनिटोइन है, वारफरिन है, तो इनका जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये कम करती है सिमेटिडीन। देन काइनेटिक्स हैं इसकी, और नेक्स्ट पे है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होती हैं ये प्रो ड्रग्स होती हैं। प्रो ड्रग्स उन्हें कहते हैं जो बॉडी में जाके एक्टिव होती हैं। पहले वो इनएक्टिव होती हैं जब हम जो है वो इंजेस्ट करते हैं, बाद में उनका वो मेटाबोलाइज होती हैं, किसी एंजाइम्स के थ्रू पास आउट होती हैं, फिर कन्वर्ट होती हैं एक्टिव ड्रग के अंदर। और ये एंटेरिक कोटिंग होती है इनके ऊपर, मींस कि ये एसिड रेजिस्टेंट होते हैं। गैस्ट्रिक एसिड या एसिड जो है वो इन्हें इस ड्रग को डिस्ट्रॉय नहीं करता। और जो कोटिंग है वो रिमूव होती है आपकी ड्यूडिनम में, क्योंकि वहाँ पे अल्कलाइन मीडिया होता है पहले से ही बेसिक है, तो वहाँ पे कोटिंग का काम नहीं है, तो कोटिंग वहाँ पे जाके आपकी रिमूव होती है और प्रो ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसपोर्ट होती है टू पाइटल सेल्स। मींस के वहाँ पे जब कोटिंग आपकी ख़त्म हो जाती है, एंटेरिक कोटिंग आपकी उतर जाती है, तो ड्रग रिलीज़ होती है ड्यूडिनम के अंदर, और वहाँ से ड्रग जब रिलीज़ होती है तो वो एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड में जाती है। ब्लड में जाने के बाद एक्टिवेट होती है, एक्टिवेट होने के बाद वो आती है पाइटल सेल्स के अंदर, जहाँ से HCl ने सिक्रीट आउट होना होता है। तो पाइटल सेल्स के अंदर वो आके तो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देती है। और डिटेल मैकेनिज्म में क्या हो सकता है कि जो PPI है वो इन्हें बाइंड करते हैं H पॉजिटिव K पॉजिटिव एटीपेज एंजाइम सिस्टम, मींस के हाइड्रोजन पोटेशियम जो एटीपेज एंजाइम सिस्टम होता है, जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं, वहाँ पे जाके बाइंड करती है और सिक्रीशन जो HCl की है वो कम हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जब हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन मैच नहीं करेगा, HCl बनाएगा नहीं, तो आपकी जो सिक्रीशन है जो गैस्ट्रिक ल्यूमन के अंदर HCl की वो कम हो जाएगी। उसके बाद कि वो स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं H के एटीपेज एंजाइम के साथ, स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जब ये इनहिबिट कर देंगे फाइनल स्टेप को, मींस कि जब कोवलेंट बॉन्ड बन गया आपके पंप के साथ, तो प्रोटॉन पंप वहाँ पे काम नहीं करेगा, काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से आपका H पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, पंप नहीं होगा, और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन आपकी कम हो जाएगी। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में ये फाइनल स्टेप होता है प्रोटॉन पंप वाला, तो ये फाइनल स्टेप पे जाके उसको इनहिबिट कर देते हैं और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम कर देते हैं। देन इसके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स वही आएंगे कि आपका गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगी, और पावरफुल इनहिबिटर है। फास्टिंग मींस के जो आपने रोज़ा रखा हो, कुछ खाना ना खाया हो, तब फास्टिंग कंडीशन उसे बोलते हैं, जब स्टमक में आपके कोई खाना वाना नहीं है, और जो फूड अगर है भी तब भी, और इन ऑल कंडीशंस के अंदर HCl की जो सिक्रीशन है वो कम हो जाती है। और थेराप्यूटिक यूजेस जो हैं वो इसके पेप्टिक अल्सर में, स्ट्रेस अल्सर्स में, जर्ड में, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, जो अब आपने ऊपर पढ़े हैं यूजेस बाकी ड्रग्स के, वही यूजेस इनके भी आएंगे। देन एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ड्रग इंट्रैक्शंस हैं कि ये भी इनहिबिट करती है CYP450 एंजाइम्स को, साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनका पूरा नाम है, तो इनको इनहिबिट करती है, जो ड्रग्स इन एंजाइम से मेटाबोलाइज होती हैं उन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा। देन की काइनेटिक्स आ जाती हैं मेप्राजोल की। जो एसिटाइलकोलिन के अंदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो हमने ANS के अंदर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे वही सेम यहाँ पे उनकी इकोलॉजी आ जाएगी। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जो मिज़ोप्रोस्टोल है, जो PGE2 होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा में प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं कि एसिड के सिक्रीशन को कम करते हैं और म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो यही प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स होते हैं जो हमारी वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं।
तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन का हम एनालॉग देंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या आएगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन का जब हम एनालॉग्स देंगे तो PGE2 की जो सिंथेसिस है या जो PGE2 वाला पाथवे है जिससे म्यूकस के सिक्रीशन को ज़्यादा होना है और एसिड के सिक्रीशन को कम होना है, वो एक्टिवेट होगा और जो हमारा एसिड की सिक्रीशन है वो कम हो जाएगी और म्यूकस प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और म्यूकस मेम्ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है वो प्रमोट होगी और प्रमोट होगी रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक की तरफ पीएच आपकी लेके जाएंगे। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको पता है कि जीआईटी ब्लड फ्लो को भी ज़्यादा करते हैं, तो अगर अल्सर हुआ हुआ है तो उसकी जो हीलिंग है वो भी एनहांस हो जाएगी। देन इनके यूजेस हैं कि अगर एनसेड आप लेते हो, एनसेड इंड्यूस पेप्टिक अल्सर है, अगर आपने ड्रग्स ली हैं जिनसे पेप्टिक अल्सर होता है तो उनके साथ आप कॉम्बिनेशन में दे दो ताकि वो अल्सर आपको कोज ना करे वो ड्रग। देन आता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट कैन इंड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड मे लीड टू मिसकैरेज। क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर भी अपना रोल थोड़ा सा प्ले करते हैं, तो अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें हम ये ड्रग नहीं दे सकते। देन इसके एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में ओरल दे सकते हैं, सबलिंगुअल दे सकते हैं। सबलिंगुअल होता है कि टंग के नीचे या ज़ुबान के नीचे रख के वहाँ से एब्जॉर्प्शन इनकी हो सकती है। अब हम एंटासिड्स पढ़ेंगे जो न्यूट्रलाइजेशन करते हैं गैस्ट्रिक एसिड की। एंटासिड्स भी कहते हैं इन्हें क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसमें सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक हमने देखे थे, दोनों क्लासेस को अगर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो सिस्टेमिक होते हैं उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट होता है, ये बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। जो पीएच है आपकी उसको ये रेज करते हैं, मींस के बढ़ाते हैं, और जो पेप्टिक एक्टिविटी है वो इनडायरेक्टली रिड्यूस हो जाती है अगर पीएच राइजेज अबव 4। अगर आपकी जो पीएच है, अगर आप बेसिक सब्सटेंसेस को एडमिनिस्टर करते हो बॉडी के अंदर तो आपकी जो पीएच है वो बढ़ जाती है, बेसिक की तरफ चले जाती है। वैसे जो स्टमक की पीएच होती है 1 to 2 होती है, बट बाद में वो अबव 4 चले जाती है अगर आप कोई बेसिक सब्सटेंस लेते हो। तो जो पेप्टिक एक्टिविटी होती है, मींस कि एचिल एक्सक्रीशन होती है और पेप्सिन होता है, वो उसकी जो एक्टिविटी है पेप्टिक एक्टिविटी वो कम हो जाती है। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका कि केमिकली न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को और एब्जॉर्ब भी होते हैं जीआईटी से और पीएच ऑफ ब्लड को भी कम करते हैं। तो इसलिए हम इनको सिस्टेमिक एंटासिड्स कहते हैं कि ये गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ ये आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके तो ब्लड की पीएच को भी ज़्यादा करते हैं, बेसिक की तरफ लेके जाते हैं। तो यूजेस इनके जो हैं वो सिम्टोमेटिक रिलीफ, मींस के जो सिम्टम्स होती हैं अल्सर की, जर्ड की, उनके लिए रिलीफ के लिए जो है वो यूज़ होती है। यूरिन को अल्कलिनाइजेशन, यूरिन की बेसिसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि जो अगर आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मींस कि अगर आपकी जो ब्लड है उसकी पीएच एसिडिक की तरफ ज़्यादा है तो उससे भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो अगर हम बेसिक सब्सटेंसेस अपने बॉडी में देंगे तो वो आपकी जो ब्लड है उसकी जो पीएच है उसको बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन है वो भी बेसिक की तरफ जाएगा और जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी आपकी, जो बॉडी एसिडिक कंडीशन के अंदर थी, वो भी रिलीव हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। देन इसके एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं। और फिर नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स कौन से होते हैं जो डायरेक्टली बस न्यूट्रलाइज करते हैं एचिल एक्सक्रीशन को। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये केमिकली न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को और इनसॉल्युबल होते हैं, पुअरली एब्जॉर्ब, मींस के इसलिए हम इन्हें नॉन सिस्टेमिक कहते हैं कि ये केमिकली न्यूट्रलाइज तो करते हैं लेकिन साथ इनसॉल्युबल होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते। बॉडी के अंदर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं जाना इन्होंने लोकल एक्शन करना है। गैस्ट्रिक एसिड को स्टमक के अंदर ही न्यूट्रलाइज करेंगे रिएक्शन करके HCl के साथ, तो क्लोराइड सॉल्ट्स बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि नो एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस अकर्स। इन्होंने डायरेक्टली क्या करना होता है कि HCl के साथ रिएक्शन अपना करना है, केमिकली रिएक्ट करेंगे और उसको क्लोराइड सॉल्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, मींस के थोड़ा बेसिसिटी की तरफ लेके जाएंगे। न्यूट्रलाइज जो एसिड था हमारा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे उसके साथ केमिकली रिएक्ट करके।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है वो पॉलीमराइज करता है ड्यूरिंग स्टोरेज, सो इट्स एक्टिविटी रिड्यूसेस विद टाइम। अगर आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल लेके रखी हुई है तो उसको आपने टाइम टू टाइम, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, तो ये होता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को आप अगर जब जिस टाइम आप लेके आ रहे हैं उस टाइम आप उसको यूज़ कर लें, क्योंकि अगर वो स्टोरेज में पड़ी रहेगी तो जितना देर वो पड़ी रहेगी उसकी जो एक्टिविटी है वो उतनी कम हो जाएगी। बाकी इनके भी एडवर्स फैक्ट्स हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट भी पोटेंट है और रैपिडली एक्टिंग एसिड न्यूट्रलाइज़र है। काम इसी का भी यही है कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद हमारे पास एक क्लास आती है म्यूकोजल प्रोटेक्टर्स की। म्यूकोजल जो प्रोटेक्टर्स होते हैं उसमें सुक्रालफेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक एल्यूमिनियम सॉल्ट होता है सल्फेटेड सुक्रोज का। तो सुक्रालफेट जो होता है ये पॉलीमराइज करता है पीएच लेस देन 4 पे। तो जो स्टमक में पीएच होती है वो लेस देन 4 होती है, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा। तो एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी बन जाएगी इसकी, मीन्स के पॉलीमराइज करेगा पीएच लेस देन 4 पे, और एक स्टिकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी, जेल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये फिर क्या करता है, जो अल्सर होता है जिस जगह पे आपका अल्सर है, आपने सुक्रालफेट दिया, ये उस पीएच पे जाके स्टमक में जाके, क्योंकि स्टमक में पीएच लेस देन 4 होती है, तो वहाँ पे ये जेल फॉर्मेशन करेगा, और जो वो जेल बनेगी वो अल्सर जहाँ पे आपका होगा उसके ऊपर आके स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो फर्दर जो एसिड स्क्रीट आउट हो रहा है और जो पेप्सिन आ रही है तो वो उसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। मीन्स के जो एसिड का जो डिस्ट्रक्टिव अफेक्ट था और जो पेप्सिन का अफेक्ट था वो अब अल्सर को नहीं आएगा। अल्सर प्रोटेक्ट हो चुका हुआ है जो सुक्रालफेट ने जेल बनाई थी उससे। तो ये प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं, म्यूकोजल को प्रोटेक्ट करते हैं कि फ़र्दर कोई जो HCl स्क्रीट आउट हो रहा है और जो पेप्सिन है वो अब अपना जो एक्शन है अल्सर के ऊपर करके ज़्यादा अल्सर को ख़राब ना करे। इनके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं कि जो आपका गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल जो है अल्सर है आपका, उनको ये क्योंकि प्रोटेक्ट करते हैं तो हीलिंग जो है वो प्रमोट होगी, और जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो डिले हो जाएगी। तो ये भी एक इफेक्ट इसका आता है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग मीन्स कि आपने कुछ खाया पिया है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा देर स्टमक में रहेगा और देन उसके बाद पास आउट होगा, तो गैस्ट्रिक जो एम्पटिंग है वो डिले हो जाती है। यूजेस इसके हम पेप्टिक अल्सर में कर सकते हैं, ड्यूडिनल अल्सर में हीलिंग प्रमोट करने में, तो ये इनके कुछ यूजेस हैं। एडवर्स फैक्ट्स और फार्माकोकाइनेटिक्स ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे आता है कोलाइडल बिस्मुथ सब्सट्रेट। ये भी एक प्रोटेक्टिव एजेंट है और एच पाइलोरी इन्फेक्शन के अंदर भी क्वाड्रपल थेरेपी में यूज़ होता है। तो जो कोलाइडल बिस्मुथ कंपाउंड होता है ये वाटर सोल्यूबल है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट करता है लेस देन 5 pH पे। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है कि मैकेनिज़्म इसका क्योंकि अनक्लियर है, तो जो प्रपोज्ड मैकेनिज़म्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला केस ये है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजल जो PGE2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, उसकी सिंथेसिस या उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा करता है। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा होता है म्यूकस भी ज़्यादा स्क्रीट आउट होता है और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, जिससे आपका जो अल्सर है वो क्योर होता है। और सेकंड पे क्या हो सकता है कि ये प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि pH लेस देन 5 के ऊपर, तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं और कोट कर सकते हैं अल्सर बेस को, जहाँ पे अल्सर है उसको कोटिंग कर लें उसकी, ताकि वो फर्दर जो एक्शन है HCl का और पेप्सिन का वो उनके ऊपर ना हो। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो H पाइलोरी आपका अटैच होता है सेल्स के साथ, उनको ये डीटैच कर दें और उनको इनहिबिट कर दें। तो ये तीन मैकेनिज़म्स प्रपोज्ड मैकेनिज़म्स हैं कोलाइडल बिस्मुथ सब्सट्रेट के। और यूजेस इसके भी पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्राइटिस जो आपकी स्टमक की इन्फ्लेमेशन होती है उसमें ये यूज़ किया जाता है। जो भी H पाइलोरी इन्फेक्शन के जो कोज से भी जो अल्सर हुआ हुआ है उसमें भी ये यूज़ किया जा सकता है। देन इसके एडवर्स फैक्ट्स हैं और फार्माकोकाइनेटिक्स हैं। तो ये है आपकी सारी क्लासेस हमने वन बाय वन डिस्कस की पेप्टिक अल्सर की। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, वो आपका जो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स हैं वो हैं। इनके अलावा जो नेक्स्ट हम GIT के सिस्टम्स के अंदर ड्रग्स आती हैं वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।